अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ सप्तान मडार और इंटरनेशनल रिलेशंस सीएसएस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके पेपर 1 और पेपर 2 को करना इंशाल्लाह हम लोगों ने एक ऐसे जर्नी पे है जिसके ज़रिए हम ईच बिट ऑफ दिस सब्जेक्ट को जो है कंप्लीट करते हुए अपने उस जर्नी को मुकम्मल करेंगे जिसमें हम सीएसएस के 200 मार्क्स के पेपर को अकॉम्प्लिश करेंगे। आज जिस सब्जेक्ट से हमने आगाज़ करना है इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 1 है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्चुलाइजेशन को कवर करते हुए इवेंचुअली अचीव करेंगे अपने आईआर के कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट्स को। हम इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स पर मबनी इस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे इस सेंस में कि हमें जो आईआर की बेसिकली कंप्लीट जो ग्लॉसरी है और उसके अंदर यूज़ होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका सही अंदाज़ा हो सके। इस सब्जेक्ट को हमने सेक्शन वाइज कवर करना है। इसमें तकरीबन 8 सेक्शंस होंगे जिसमें हम सेक्शन नंबर 1 आज इंट्रोडक्शन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके हमें फर्दर 3 सब हेडिंग्स को कवर करना है, जिसमें डेफिनेशन एंड स्कोप है, नेशन स्टेट सिस्टम है और इवेंचुअली एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी है। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हम कमोबेश सभी जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी तल्लुकात आवा के ऊपर ये बात हम अक्सर व बेशतर ख़बरों में भी सुनते हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक के आपस में ताल्लुकात हैं और वो मुख्तलिफ़ मईशत, सियासत और अस्करी मामलात में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करती हैं। मगर बज़ाहिर दिखने वाले ये ताल्लुकात किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस की डोमेन में समझे जा सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को जिस तरह मेडिकल साइंसेस के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसी तरह आईआर की भी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें उन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री डेवलपमेंट्स को समझने में मदद देती हैं। हमें बज़ाहिर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस को इंट्रोड्यूस करते हुए डेफिनेशन को अगर समझना है तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को पहली दफ़ा कॉइन करके बाकायदा एक टर्मिनोलॉजी दी। इनमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑथर हैं वो हैं जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम बेसिकली 1789 में पहली बार इस इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्मिनोलॉजी को कॉइन करते हैं कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी वेयर नेशंस इंडल्ज इनटू ईच अदर in an official manner by using the avenues of international law, diplomacy and its types, जो basically ensure करते हैं उनके अपने results जो वो मुख्तलिफ डोमेन्स में चाहते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली डेफिनेशन के हवाले से उन रियासतों का जो बैनुल-अक़वामी सिस्टम में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं उसकी एक डोमेन है जो ये बेसिकली कन्विंस करना चाह रही है कि हम किसी ना किसी तरह जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाएं और हम देखें कि किस तरह जो है वो रियासतें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम कर रही हैं। और हमें इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी डेफिनेशंस के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो हमें ये बताता है कि ना सिर्फ रिलेशंस बिटवीन दी स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इंटरचेंजेबली ये एस्पेक्ट्स को डील करते हैं जो फर्दर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और सिक्योरिटी डोमेन से रिलेटेड है। ये फर्दर 4 जो एस्पेक्ट्स हैं ये रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो अपने मईशत के मकासद के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं। रिसेंटली हमें मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना का जो आपस में ताल्लुक है
उसमें काफ़ी हद तक मईशत के मामलात जुड़े हुए हैं, क्योंकि चाइना का जो ओबोर का प्रोजेक्ट है वो थर्ड फेज के अंदर सीपैक के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो चाइना की कोशिश ये है कि वो लैंड रूट पाकिस्तान का इस्तेमाल करके सीपैक को जो है यहाँ से मुकम्मल करते हुए अपने जो इकोनॉमिक जो इनकी लॉजिस्टिक्स है उसके लिए तमाम मामला जो हैं वो क्रॉस द बॉर्डर जो है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप तक रसाई हासिल कर सकें। सिमिलरली पॉलिटिकल मामलात के अंदर रियासतें अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए फॉरेन पॉलिसी में ऐसे अमल को जो है वो सरअंजाम देते हैं जिससे वो अपने सियासी मकासद को अचीव कर सकें। हमें ये मालूम है कि अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो सियासी मकासद के अंदर हमें ये मालूम है कि भारत चूँकि लैंड रूट पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की मार्केट्स तक एक्सेस नहीं हासिल कर सकता, तो उसका ईरान के साथ ताल्लुक बनाकर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसा प्रोजेक्ट करना और फिर ईरान के रास्ते से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से जाकर वस्त एशियाई ममालिक में तमाम जो है वो तजारत के लिए कॉरिडोर इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी था। तो पॉलिटिकल मकासद के लिए भी रियासतें अपने इनिशिएटिव लेती हैं। फिर उसके अलावा आइडियोलॉजिकल मामलात में पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लें तो पाकिस्तान चूँकि नज़रियाती तौर पर एक मुस्लिम कंट्री है, तो जब ये मार्ज़ वजूद में आया तो इसने अपने जो गिरदो निवाह के हालात थे रियासतों के साथ ताल्लुकात में, उसमें ये फैसला किया कि मशरिक में भारत मौजूद है जो कि नज़रियाती तौर पर इसका एक दुश्मन है। तो इसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऐसी होनी चाहिए जिसके तहत कमोबेश अगर अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम ब्रदर है तो उसके साथ ताल्लुकात नज़रियाती तौर पर जो है वो एक होने चाहिए। बेशक अफ़गानिस्तान ने इमीडिएटली पाकिस्तान को रिकग्नाइज नहीं किया क्योंकि 1893 की जो दुरंद लाइन है उसके ऊपर बहुत बड़ा तजाद था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। तो इस सिलसिले में हमें बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उसका सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी किंग ज़ाहिर शाह की हुकूमत ने रिकग्नाइज किया लेटर ऑन पाकिस्तान की हुकूमत को भी और पाकिस्तान के जो सॉवरन मामलात थे हाकमियत के खुद मुख्तारी के। तो इवेंचुअली फिर हम लोगों ने समझा कि अफ़गानिस्तान में हमें अमन की ज़रूरत भी है और अफ़गानिस्तान बज़ाते खुद भी अमन में रहना चाहिए ताकि हमें मगरिब की जानिब से कोई भी मसले दरपेश ना हो, क्योंकि मशरिक में हमारे एक ऐसे जो है वो नेबर मौजूद हैं जिनके साथ हमारे नज़रियाती इख्तलाफ हैं। फिर सिक्योरिटी की डोमेन की अगर अब बात करें तो रियासतें सिक्योरिटी के हवाले से भी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करती हैं। उसमें इसलिए हमें मुख्तलिफ इलाकों से मिसाल लेनी चाहिए क्योंकि आज 2023 में अगर हम तमाम जो है वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जितने भी मामलात हैं उनको एनालाइज करें तो हमें ये वाज़ह होगा कि 23 सालों के अंदर स्पेशली 2001 के बाद पूरी दुनिया ने जो स्पेशली मशरक़ वस्ता के अंदर जो जंगें देखी वो सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इवन कि जिस पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग जितने भी हैं जिन्होंने कल को ब्यूरोक्रेट्स बनना है, टेक्नोक्रेट्स बनना है, ऑफिसर्स बनना है, आप लोगों ने भी जब से होश संभाली है आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, दहशतगर्दों की जो फरावानी थी हमारे शहरों में बेलगाम जो है वो फिरते और फिर दहशतगर्दी के वाक़यात करते हमें नज़र आए। हमने होश संभाला सुसाइड बॉम्बिंग में। तो पाकिस्तान भी एक तरह से गैरिजन स्टेट ही रहा है शुरू से और सिक्योरिटी के बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना रहा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अपने इस सिक्योरिटी चैलेंजेस को कवर अप करने के लिए ऐसे मामला जो है वो 2001 में मुशर्रफ रजीम के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश करता है जिससे अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सपोर्ट करता है। क्योंकि पाकिस्तान का उस वक्त सिक्योरिटी चैलेंज ये था कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ इस वक्त ना दिया तो अमेरिका का दूसरा इत्तेहादी जो इंडिया है वो हमारे ही जो है वो लैंड और एयर से क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस करेगा और वहां पर डायरेक्ट अफगानिस्तान के अंदर भारत का भी कंट्रोल होने का खतरा था। तो ना सिर्फ मशरिक में जहां पर भारत आपका एक खतरा है, वही भारत अपनी फोर्सेस के साथ पहले कश्मीर में मौजूद, कश्मीर में अब 7 लाख फौज मौजूद है, तो वही फौज लेकर अगर अमेरिका की मदद के लिए भारत मगरिब में पहुंच जाता अफगानिस्तान में यानी कि, तो पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर घेरा जाता। तो इस सिक्योरिटी चैलेंज को बॉक डाउन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मुशर्रफ ने इत्तेहाद बना लिया अमेरिका के साथ ताकि भारत की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो ये बेसिकली जेरेमी बेंथम के जो बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने जो है वो डिटेल में स्टडी किया। अब हम
बेसिकली स्कोप को स्टडी करेंगे और उसके बाद हमारे जो 2 फर्दर सेक्शंस हैं, नेशन स्टेट सिस्टम और रेवोल्यूशन के इंटरनेशनल सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है, हम उसकी तरफ भी फोकस करेंगे। नेक्स्ट अप हमारे पास स्कोप आता है डेफिनेशन के बाद। हमने बेसिकली डेफिनेशन के अंदर जर्मी बेंथम को जो है वो देखा और हमने एस्पेक्ट्स देखे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट्स क्या है, किन एस्पेक्ट्स को लेकर जो है वो रियासतें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करती हैं। हमने जान लिया कि उसमें इकोनॉमिक है मामलात, मईशत के, पॉलिटिकल सियासत के मामलात हैं, डिप्लोमेटिक मामलात शामिल हैं, अस्करी मामलात हैं, मिलिट्री और सिक्योरिटी से रिलेटेड, और उसके अलावा नज़रियाती मामलात भी हैं। और हमें पता है कि नज़रियाती ममालिक एक दूसरे के नज़रियात को सपोर्ट करते हैं। हम इसको डिटेल के अंदर कोल्ड वॉर का जब एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सरमायादाराना अमेरिका ने सरमायादाराना ममालिक को जो जमहूरियत पर मबनी नज़रिया रखते थे उनको कैसे सपोर्ट किया, और सर जंग के दौरान जो कोल्ड वॉर के मेजर अपोनेंट थे अमेरिका के अगेंस्ट, यूएसएसआर, उसने अपने इश्तराकियत के निज़ाम के लिए, कम्युनिस्ट के निज़ाम के लिए उन रियासतों में कम्युनिज्म क्यों फैलाया, ताकि वो अमेरिका के सरमायादाराना निज़ाम के अगेंस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर सकें, एक कोहेसिव ग्रुप इस्टेब्लिश कर सकें, एक इत्तेहाद जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि वो अपनी जो देरीना मकासद हैं मईशत के, अस्करी के, वो उनको अचीव कर सकें। डेफिनेशन के अंदर जो है वो हमने ये भी समझा कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ रियासत के जो है वो ताल्लुकात पर, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डोमेन आप स्कोप के ज़ुमरे में जो है वो जब समझेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सिर्फ ताल्लुकात महज मईशत, सियासत, नज़रियात और इन मामलात पर तो ज़रूर मबनी होते हैं, मगर इनमें जब आपस में वेरिएबल्स अटैच्ड होते होते मुख्तलिफ डेवलपमेंट जो हैं वो जब रूनुमा होती हैं, बदलते हालात के साथ साथ, जिद्दत टेक्नोलॉजी में जो आ रही है उसके हालात के साथ साथ, तो मामलाते ज़िंदगी जो बदल रहे हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि उसके मुताबिक जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी हैं, मईशत का चेंज हो जाना, पहले जो मईशत के पुर्जे थे उनमें जिद्दत आ जाना, फिर उसके बाद जो है जो पुराना ऑर्डर था मईशत का, फाइनेंस का, उसमें जिद्दत आ जाना, तो जिद्दत की वजह से जो है वो ताल्लुकात में भी फ़र्क आ रहा है, और जो आपस के पैक्ट्स हैं, इत्तेहाद हैं, मामलात हैं, उनमें भी फ़र्क आ रहा है। तो स्कोप के बगैर नहीं हम समझ सकते। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कोप समझना, कि असल में अगर आईआर का अगर हम स्कोप देखें इस पूरे होराइजन को, तो ये क्या क्या फील्ड्स, कौन कौन से मामला जो है वो अपने होराइजन के अंदर समो लेता है, समेट लेता है। तो आईआर बेसिकली, अगर आप बीइंग एज एस्पिरेंट आईआर को ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आईआर का स्कोप हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, डिप्लोमेसी, मिलिट्री साइंस, स्ट्रैटेजी, रिलीजन, आइडियोलॉजीज, मॉडर्न सोशल साइंसेस, लॉ, बहुत बड़ी जो है वो एक स्कोप रखती है ये पूरी फील्ड, जिससे आप कमोबेश जो है वो एक स्कॉलर बन सकते हैं अगर आप इस पूरे वाइडर स्कोप को, जिस तरह एक्सटेंट एरिया, सब्जेक्ट मैटर बहुत वाइडर है, हिस्ट्री से लेकर लॉ तक, जितने भी अभी 7-8 मेजर आपको डोमेन्स बताएं, इन सब के अंदर जो है वो आईआर जो है वो अपना एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, एंड इट इंक्रीज विद द मेजर डेवलपमेंट। आपके इस वक्त मौजूदा दौर में 2023 में साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स जैसे जो हैं वो बहुत बड़े जो हैं वो डेवलपमेंट्स रूनुमा हो रहे हैं, जो आपके आईआर के स्कोप को भी जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है दुनिया, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, डिजिटल डॉलर, कल को डिजिटल पाकिस्तानी रुपी, इसकी ट्रांजैक्शन, रास्त आईडी, जैस कैश, और जो आपके सामने से फिनटेक टेक्नोलॉजी, फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए आप देखिए कि कितनी ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट्स रूनुमा हो रही हैं तेजी से। इवन के इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक जाहिरी तौर पर एक ऐसे एरिया में, एक ऐसे जो है वो स्टूडियो में मौजूद हूं जिससे मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से इस वक्त कनेक्टेड हूं। आप मुझे सुन सकते हैं, सर सप्तान अहमद डार को। क्यों? क्योंकि
मैं उस जिद्दत टेक्नोलॉजी की जो है वो लेके आपके पास जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के बैनर के अंदर आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके जरिए मैं आपसे कनेक्टेड हूं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये प्रोग्रेस जो है वो उसको भी डिटरमिन कर रही है। और जैसे ही जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोग्रेस को भी डिटरमिन करेगी तो उसके मुताबिक आईआर का स्कोप भी बढ़ता जाएगा। तो ये बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम आईआर को मजीद जो है वो इस जुमरे में भी समझ सकते हैं कि दुनिया में जो है वो जब रियासतें आपस में ताल्लुकात कायम करती हैं तो वो ट्रीटीज साइन करती हैं। ट्रीटीज का मतलब ये है कि वो इत्तेहाद आपस में जो है वो करना चाह रहे हैं, पैक्ट साइन करना चाह रहे हैं, ताकि वो ख़ास जो है वो अमन के मुआहदे, ख़ास अस्करी मुआहदों को जो है वो उस पर दस्तखत कर सकें। पैक्ट्स यानी मुआहदा, ट्रीटीज यानी कि मुआहदे। तो इसलिए हम लोगों को इस पे फोकस रखना है कि हमारा जो आईआर है उसका स्कोप लिमिटेड नहीं है, आईआर का स्कोप बहुत एक्सपेंडेड है। हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशंस का सामना करना पड़ा, जो कि एक एफर्ट थी कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो बड़ी तहजीबें जंग लड़ी वो उसमें शिकस्त खुर्दा थी, उनके काफ़ी जो है वो नुकसानात भी हुए। तो हम ऐसे नुकसान की तरफ मजीद मत जाएं, हम कोई ऐसा जो है वो फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश कर लें जिससे ये जितने भी ग्रोह आपस में लड़े अब ये अमन के साथ रहें। अब ये कोई ट्रीटी साइन कर लें, जिस तरह लीग ऑफ नेशंस जो है वो एक ट्रीटी, जिस तरह मैंने इंटरनेशनल ट्रीटीज का जिक्र किया, एक ट्रीटी के जुमरे के बाद जो है वो इवेंचुअली सामने आई और वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिस पे जो है वो हम डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे कि जर्मनी जो जंग हार गया उस पर सारे इल्जाम लगा दिए गए कि वो अपनी करेंसी जो है वो उसको इवेंचुअली इतना ज़्यादा सप्लाई करे कि वो तमाम के तमाम बड़ी जो जंग हुई, पहली जंग अज़ीम, उसके नुकसानात को पूरा कर सके। फिर हमने देखा वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। विक्टर पार्स ने इसको बेसिकली एस्टैब्लिश किया ताकि वो मामला जो हैं जो वर्ल्ड वॉर टू में दुनिया ने देखे अब इवेंचुअली उनको दोबारा ना देखने पड़े। फिर हमने नेटो को देखा जो कि एक अस्करी जो है वो क़यादत के ज़ुमरे में बेल्जियम के अंदर जो उनका कैपिटल ब्रसल्स है वहाँ पर इसके नेटो के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जो रिसेंटली अफगानिस्तान से भी अभी होकर गए, जो कि मगरिब का एक अस्करी इत्तेहाद है। तो इत्तेहाद जो है वो ना सिर्फ पॉलिटिकल होते हैं, नज़रियाती भी होते हैं और अस्करी भी होते हैं। आप देखिए कि जब 1947-48 में नेटो को फॉर्म किया जा रहा था मगरिब की जानिब से सरमायादाराना ममालिक, तो ठीक चंद सालों बाद 1955 के करीब स्टालिन जो कि कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के जो है वो लीडर थे, उन्होंने वार्सा पैक्ट, वार्सा बेसिकली पोलैंड का कैपिटल है, उसको साइन किया कि हम अगर नेटो से जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं जो कि सरमायादाराना निज़ाम पर मबनी है, ये एक ऐसा जो है वो निज़ाम है जो बेसिकली जो है वो अपनी रिट को चैलेंज नहीं करने देता और हमारे इश्तराकियत निज़ाम को जो है वो ये बेसिकली सबको दोष करने के लिए बनाया गया है। तो हम भी जो है वार्सा पैक्ट बनाएंगे जिसमें बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, सोवियत यूनियन, इन सब ने मिलकर जो है वो एक इत्तेहाद बना लिया कि हम जो है वो अपने इत्तेहाद को लाज़िम व मलज़ूम जो है वो फाइनलाइज करेंगे और हम इसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेटो का साउथ एशिया का वर्जन है, इसको बनाया गया। पाकिस्तान भी शामिल हुआ लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत में आके पाकिस्तान को इससे बाहर निकाल लिया। फिर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो कि हम लोगों ने देखा कि 1960 के अंदर जो है वो इवेंचुअली राबात में कॉन्फ्रेंस हुई और इसको जो है वो एस्टैब्लिश किया गया 1960s के अंदर, 1969 टू बी एग्जैक्ट में, और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई और दूसरी जो है वो इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई फरवरी 1974 में, ताकि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर अपना एजेंडा पेश कर सकें। ठीक उसी तरह जिस तरह वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरे मगरिब ने अमेरिका समेत एक नया निज़ाम जो है वो तख्लीक किया, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर जितने भी जो हैं वो इदारे मार्ज़ वजूद में लेकर आए यूनाइटेड नेशन समेत कि हम अपना सिक्का चलाएंगे, हम अपनी जो इजारादारी है मुख्तलिफ निज़ामत के अंदर, चाहे वो सियासी हों, अस्करी हों, दीगर नज़रियाती मामलात हों, तो हम भी इसी तरह मुसलमानों ने फ़ैसला किया कि हम अपनी निज़ामत का भी बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि तकरीबन 6 साल के वक्फों के अंदर 1967 से लेकर 1973 तक
दो बहुत बड़ी जो है वो अरब और इजराइल की जंगें हुई, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ हमारे मुस्लिम ममालिक को भी। और हमारे यहाँ से जंगी जो है वो तैयारी भी गए अरबों की मदद के लिए, स्पेशली मिस्र के लिए, शाम के लिए, और उसके अलावा हमारे कुछ इराक के लिए भी। तो हमें जो है वो बहुत परेशान, उर्दन के लिए भी, तो हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का सामना रहा है। तो हमने भी अपने जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा करने के लिए तमाम मामलात किए। तो आईआर का स्कोप बहुत बड़ा है। आपके अगर नज़रियात दो मुख्तलिफ हैं, आपका चलन भी दूसरे ममालिक के साथ मुख्तलिफ हो जाएगा। आपका अगर नज़रिया मुख्तलिफ है, आपके इंस्टीट्यूशन भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। आपका नज़रिया मुख्तलिफ है, आपका मईशत का, पैसे सिक्के का निज़ाम भी मुख्तलिफ हो जाएगा और तज़ाद भी आएगा, क्योंकि दो निज़ाम एक साथ जो है वो एक इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं चल सकते। अगर चलेंगे तो बाइपोलर सिस्टम होगा, जिसमें दो ताकतें हैं और दोनों अपने ताकत का जो है वो पावर शो कर रही हैं पूरी दुनिया में। जितने ज़्यादा इत्तेहादी हो सकें वो उनको आपस में मिला लें। तो हमें बेसिकली अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें जो आज स्कोप हमें आईआर का दिखता है वो पोस्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसमें बहुत हद तक जो है वो हमने फोकस किया हुआ है कि जो सिस्टमेटिक अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन की, वो बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस होती है जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी दुनिया पर राइज किया जाता है, स्पेशली 1945 के बाद। और तमाम के तमाम जो है वो मुस्लिम ममालिक हों या दीगर जितने भी ममालिक हैं, वो इस निज़ाम में यूएस को एज अ लीडर पाते हैं, और इन अगेंस्ट जो है वो यूएसएसआर जो इसके राइवलरी में आ जाता है। और इन दोनों का तजाद बेसिकली बायपोलर कहलाता है। बाय का मतलब है दो, बायपोलैरिटी मींस ये कि ताकत का जो तवाजुन है वो दो जो है वो ताकतों के पास है, एक है यूएस और एक है यूएसएसआर। तो अब इसके बैलेंस को मेंटेन करना असल में वर्ल्ड के पीस को बैलेंस करने के इक्विवेलेंट है। इनमें से कोई भी ताकत एक दूसरे पे अगेंस्ट सबकत ले जाती है तो उसका इफेक्ट जो है वो डोमिनो होगा, और दीगर रियासतें जो इनके साथ इत्तेहाद में शामिल हैं, यूएसएसआर के साथ भी इत्तेहाद में शामिल हैं, उनमें भी जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी। हमें पता है कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों को सपोर्ट किया। यूएसएसआर ने कोरिया के अंदर शुमाली कोरिया को सपोर्ट किया। यूएसएसआर ने बाथ पार्टियां इराक के अंदर भी बनाई। तो हम लोगों को पता है कि हर रियासत जो बाइपोलैरिटी के अंदर है या यूनिपोलैरिटी में, एक रियासत जो होती है यूनिपोलैरिटी में, वो अपने नज़रिए को एक्सपोर्ट करती है दूसरे जो है वो ममालिक में, ताकि उनको जो है वो अपने निज़ामत के अंदर जो है वो लाकर इत्तेहादी बना ले। तो ये बेसिकली हमारा स्कोप है आईआर का, जो कि बहुत हद तक जो है वो एडवांस हुआ, और हमने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिस्टमैटिक अप्रोचेस भी आती नहीं। अभी अगर हम इन्हीं की मिसाल ले लें तो हम लोगों को जो है वो ये क्लियर होना चाहिए कि यूएस और यूएसएसआर की जो आपस में जंग थी उसमें आर्म्स रेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, यानी कि असले की जंग। 1950s के अंदर तो बाकायदा जो है वो स्पेस वॉर शुरू हो गई थी कि इन सब का बेसिकली जो है वो प्लान था कि चांद के ऊपर जो है वो कौन जाएगा। तो स्पेस रेस एक बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दो जो है वो ताकतों के दरमियान एक रेस का, जिसका मकसद बेसिकली एक दूसरे पे सबकत ले जाना है। तो आर्म्स रेस क्या है? एक वो मामला है जिससे आईआर का स्कोप बढ़ा कि जब पता चला 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में कि
यूएसएसआर ने अमेरिका का जो नेबर है क्यूबा, उसमें अपने मिसाइल जो है वो लाकर रख दिए, क्योंकि यूएसएसआर के इत्तेहादी क्यूबा पे अब से तकरीबन 1.5 साल पहले 1959 में बे ऑफ पिग्स के मकाम पर अटैक किया गया। अमेरिका ने क्यूबा पे अटैक किया ताकि वहां पर मौजूद जो इत्तेहादी है यूएसएसआर का, जिसका नाम फिडेल कास्ट्रो है, उसको असैसिनेट कर दिया जाए। इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया गया और यूएसएसआर ने आर्म्स रेस में, और इस हद तक जो है वो आर्म्स रेस पहुंच गई कि क्यूबा के अंदर मिसाइल लाकर इंस्टॉल कर दिए, जिसको अमेरिका ने समझा कि हमारे खिलाफ जो है वो लॉन्च किया जाएगा अटैक, जो कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया कि तुर्की के अंदर जो बेस है, इंसिरिलिक बेस, तुर्की के अंदर जो बेस है, वहां पर अपने जो है वो मिसाइल जो है वो लाके दाग दिए कि अगर आप क्यूबा के जरिए जो है वो हम पर अटैक करोगे तो हम तुर्की, जो तुम्हारा जो है वो नेबर है, यूएसएसआर यानी रूस का, सोवियत रूस का जो नेबर है, हम तुम पर अटैक कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि बायपोलैरिटी के अंदर, सर्द जंग के अंदर जो है वो ये आपस में एक दूसरे को अटैक तो कर रहे हैं, मगर जमीन किसी और की है, जमीन किसी और की है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत ही ज्यादा जो है वो क्रिटिकल डोमेन में रह के सिक्योरिटी का मामला है, जो कि सिक्योरिटी आईआर के डोमेन का एक ब्रांच है, और उस एक ब्रांच के अंदर आर्म्स रेस हो रही है। और अब बात आ गई है न्यूक्लियर मामलात की, न्यूक्लियर सिक्योरिटी की। तो आप देख लें कि आईआर की पूरी डोमेन, जो आईआर का स्कोप है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलॉसफी, रिलीजन, आइडियोलॉजी, इकोनॉमी, फाइनेंस, डिप्लोमेसी, लॉ, सोशल साइंसेस, इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी की डोमेन का एक छोटा सा नुक्ता, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, पूरी दुनिया को आर्म्स रेस से जो है वो मतलब बिल्कुल जो है वो आर्म्स रेस के जो है वो नतीजे के अंदर आप देखें कि वो यूएस और यूएसएसआर की जो है वो टसलबाजी में पूरी दुनिया जो है वो न्यूक्लियर नहज पर पहुंच जाती है। और उम्मीद की जा रही होती है कि अब शायद ही कोई ताकत जो है वो पूरी दुनिया को इस न्यूक्लियर अटैक से बचा सके, जो 1962 में हुआ। प्रेसिडेंट केनेडी उस वक्त अमेरिका के लीडर थे और निकिता क्रूशेव यूएसएसआर के लीडर थे। ये डिटेल में हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि आईआर का स्कोप कितना बड़ा है। आप आईआर का स्कोप अभी मॉडर्निटी के अंदर देखें तो 2023 में आप अभी आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, किसके? कोविड-19 के। और कोविड-19 क्या है? बायो इफेक्ट है। जिस बायो इफेक्ट ने, एक वायरस ने सो कॉल्ड पूरी दुनिया का जो डिप्लोमेसी में मल्टी लैटरलिज्म पर निजाम जो मबनी है, मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर जो निजाम मबनी है, उसको मफलूज करके रख दिया। सब घर में बैठ के काम कर रहे थे। इवन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, मुल्कों के कई कई रिप्रेजेंटेटिव घर में बैठ के काम कर रहे हैं। मल्टीलैटरलिज्म, यूएन के अंदर बैठना, जर्नल नेटो की मीटिंग्स एंड ऑल दैट, सब जो है वो घरों में बैठकर मामलात कर रहे हैं, सब घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। तो जो फर्क है वो आ रहा है विद दी मेजर डेवलपमेंट्स, इंक्रीज, यानी कि आईआर का स्कोप जो है वो बढ़ता ही जाएगा विद मेजर डेवलपमेंट्स। जितनी जिद्दत होगी, जितने नए नए मामला जो है वो आएंगे, उतना ही आईआर उनको अपने अंदर समेटता रहेगा। आप आगे टेलीपोर्टेशन तक चले जाएं कि डिप्लोमेसी टेलीपोर्टेशन भी हो रही है। यहां से जो है वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से आप देखिए कि मैं अभी टेलीपोर्ट करके आपको पढ़ा रहा हूं, या पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आप मुझे देख रहे हैं। मैंने टेलीपोर्ट किया हुआ है अपने आप को, आप मुझे मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कल को अगर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से डिप्लोमेट जो है वो पाकिस्तान में बैठ के यूएन चले जाए, विद इन फ्यू सेकेंड्स उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो सपोर्ट कर रही है, बेशक वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद ना हो, तो हम देखेंगे कि मल्टीलैटरलिज्म जो है वो
इधर घरों में बैठकर भी हो रहा होगा। तो आईआर जो है वो उसको अपने अंदर समो लेगा। ये है आईआर का बेसिकली स्कोप, जो कि आप वैरायटी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स के जरिए समझ सकते हैं।